हेलो बच्चों, आज हम लोग मोलकुलरिटी के बारे में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। पिछले क्लास में हम लोग रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में रिएक्शन के ऑर्डर पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और रिएक्शन के मोलकुलरिटी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोलकुलरिटी किसे कहते हैं? मोलकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में मोलकुलरिटी का जो डिफिनीशन बताया गया है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बताया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पर दो टाइप में बताया गया था, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दूसरा एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मोलकुलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। मोलकुलरिटी जो यहाँ डिफाइन किया जा रहा है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्ट करने वाले स्पेसीज की जो मिनिमम संख्या होती है उसी को हम लोग मोलकुलरिटी कहते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसीज, minimum number of species in an elementary reaction is called molarity of a reaction. Minimum number of reacting species, react करने वाले species की जो मिनिमम नंबर है। अब रिएक्ट करने वाले स्पेसीज कौन कौन से हो सकते हैं? तो एटम्स, मोलिक्यूल्स या आयंस। तो रिएक्ट करने वाले स्पेसीज की जो मिनिमम नंबर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलकुलरिटी। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन किया जा रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, in an elementary reaction is called molarity of a reaction, is called molarity of a reaction। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल से समझें। अगर किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्ट करने वाले स्पेसीज की संख्या 1 है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर। रिएक्ट करने वाले स्पेसीज की संख्या 1, यूनी वर्ड का मतलब क्या होता है? 1। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्ट करने वाले स्पेसीज की संख्या 2 है तो उसे हम लोग कहते हैं बाईमोलिक्यूलर। बाईमोलिक्यूलर वैसे ही अगर किसी रिएक्शन में 3 स्पेसीज आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मिनिमम रिएक्ट करने वाले स्पेसीज 3 हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्ट करने वाले स्पेसीज की संख्या 1, बाईमोलिकुलर रिएक्शन रिएक्ट करने वाले स्पेसीज की संख्या 2 और ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन रिएक्ट करने वाले स्पेसीज की संख्या 3। अब इन पे हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर और ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स पर। तो पहला एग्जाम्पल, अमोनियम नाइट्राइट, ये डिकम्पोज कर कर नाइट्रोजन और H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये डिकम्पोज कर कर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, NO प्लस O2, NO2 बैलेंस कर दे 2NO2। अब इन एग्जाम्पल्स पर गौर से देखा जाए, ध्यान दिया जाए। यहाँ पर इस रिएक्शन में बात करें तो इसका कोफिशिएंट 1 है। तो अमोनियम नाइट्राइट का एक मोलिक्यूल डिकम्पोज कर कर नाइट्रोजन और H2 बनेगा। तो रिएक्ट करने के लिए मिनिमम एक मोलिक्यूल तो चाहिए ही, है ना।
तो यहाँ पर रिएक्ट करने वाले स्पेसीज की मिनिमम संख्या 1, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे यूनिमोलिकुलर। इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है वो 1 के बराबर, और इसे हम लोग बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल पर चलें तो यहाँ पर इस बैलेंस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड का कोफिशिएंट है 2, तो इसके 2 मोलिक्यूल रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन का 1 मोलिक्यूल और आयोडीन का 1 मोलिक्यूल बन रहा है। तो रिएक्ट करने वाला मोलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोलिक्यूल चाहिए रिएक्ट करने के लिए, तो रिएक्ट करने वाले मोलिक्यूल्स की संख्या 2, तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 2 के बराबर। मोलिकुलरिटी इस रिएक्शन की 2 के बराबर, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे बाई मोलिकुलर रिएक्शन। बाई मोलिकुलर रिएक्शन। थर्ड एग्जाम्पल पर ध्यान दें तो नाइट्रिक ऑक्साइड का 2 मोलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मोलिक्यूल, मतलब रिएक्ट करने वाले टोटल 3 मोलिक्यूल हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलकर ये 3 मोलिक्यूल रिएक्ट कर कर NO2 बन रहा है। तो यहाँ पर रिएक्ट करने वाले जो मोलिक्यूल्स की संख्या है वो है 3, तो उसकी मोलिकुलरिटी 3 के बराबर। मोलिकुलरिटी इसकी 3 के बराबर। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। ट्राई मोलिकुलर या इसे टर मोलिकुलर भी बोला जाता है, टर मोलिकुलर। लेकिन थोड़ा ध्यान से इस वर्ड पर हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज। ये मिनिमम वर्ड जो है इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये 3 एग्जाम्पल दिए गए, इस 3 एग्जाम्पल को मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूं दूसरे तरीके से। अगर मैं पहले एग्जाम्पल को ऐसे लिखूं बैलेंस कर कर, हाफ अमोनियम नाइट्राइट, हाफ नाइट्रोजन प्लस H2O। बैलेंसिंग बिल्कुल सही है, बैलेंसिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी का बैलेंसिंग दूसरे तरीके से कर दूं, 2 अमोनियम नाइट्राइट, 2 नाइट्रोजन प्लस 4H2O। तो ये फर्स्ट रिएक्शन, इसका बैलेंसिंग 2 और अलग अलग तरीके से किया गया। अब यहाँ पर ध्यान दें इस रिएक्शन पर, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ से ये पता चलेगा 1 मोलिक्यूल रिएक्ट कर कर नाइट्रोजन और H2O बन रहा है। तो भाई 1 मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, मोलिकुलरिटी 1 के बराबर। यहाँ पर बात करें तो अमोनियम नाइट्राइट का हाफ मोलिक्यूल रिएक्ट कर कर नाइट्रोजन और H2O बन रहा है। तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी का आंसर कितना आना चाहिए, तो 1/2 आना चाहिए। तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी का आंसर 1/2 आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आंसर गलत है। क्यों, समझेंगे इसे, ठीक है ना। वैसे ये जो बैलेंसिंग किया हुआ इस पर ध्यान दें तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइट का 2 मोलिक्यूल रिएक्ट कर कर नाइट्रोजन और H2O बन रहा है। तो रिएक्ट करने वाले मोलिक्यूल्स की संख्या है 2, तो आंसर यहाँ पर कितना होना चाहिए, मोलिकुलरिटी का 2 के बराबर। लेकिन एक वर्ड पर हम लोग ध्यान दें, जो डिफिनीशन दिया गया था उसमें लिखा गया था मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज। तो जरा ध्यान दें, ठीक है ना। सबसे पहली बात, हाफ मोलिक्यूल्स का जो नंबर होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। एटम्स का नंबर, आयंस का नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या समथिंग, किसी भी चीज़ का नंबर, पेन का नंबर बोले, पेंसिल बोले तो 10 पेंसिल, 15 पेंसिल बोल सकते हैं, लेकिन 10.2 पेंसिल ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का नंबर 4.5 मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते हैं, 4.7 मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स का नंबर जब भी बोलेंगे तो हम लोग होल नंबर में बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो हम लोग का बैलेंसिंग जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, तो ये हाफ मोलिक्यूल, तो भाई हाफ मोलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मोलिक्यूल जब भी एग्जिस्ट करेगा तो या तो 1 या तो 2 या तो 3, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन का बैलेंसिंग तो सही है, लेकिन मोलिकुलरिटी हाफ मोलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये मोलिकुलरिटी हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया।
चलते हैं, अब सेकंड पर चलते हैं, ठीक है ना। तो अमोनियम नाइट्रेट, हाँ 2 मोलिक्यूल रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 मोलिक्यूल रिएक्ट कर कर नाइट्रोजन का 2 और H2O का कितना मोलिक्यूल बन रहा है, तो 4 मोलिक्यूल बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम नंबर बोला गया था, तो रिएक्ट करने वाले स्पेसीज का मिनिमम नंबर कितना, 1 मोलिक्यूल रिएक्ट करेगा, 2 मोलिक्यूल रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो मिनिमम नंबर 2 नहीं है, मिनिमम नंबर कितना है हम लोग का, तो 1 है। तो हम लोग को अगर मोलकुलिटी निकालना है तो करेंगे कैसे, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का अगर मोलकुलिटी निकालना है तो हमें उस केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से बैलेंस करना है कि प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रत्येक प्रोडक्ट का कोफिशिएंट मिनिमम होल नंबर होना चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। भाई ये हाफ मोलिक्यूल, तो हाफ मोलिक्यूल थोड़ी रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन का हाफ मोलिक्यूल बना तो मोलिक्यूल्स फ्रैक्शन में थोड़ी होंगे, ठीक है ना। वैसे ही, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम होल नंबर में होना चाहिए कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर प्रत्येक स्पेसीज का जो कोफिशिएंट है वो मिनिमम होल नंबर में है, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 मोलिक्यूल रिएक्ट कर कर 2 और 4 बन रहा है, तो भाई 2 मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसे 1 में करेंगे तो 1 से 1 और ये 2 बनेगा। चलते हम लोग सेकंड एग्जाम्पल पर आते हैं, सेकंड एग्जाम्पल को लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल भी हम लोग कई तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, एक दूसरा तरीका बैलेंस करने का है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाफ हाइड्रोजन प्लस हाफ आयोडीन। थर्ड तरीका बैलेंस करने का, 4 हाइड्रोजन आयोडाइड 2 हाइड्रोजन प्लस 2 आयोडीन, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 आयोडीन। यहाँ भी अगर देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड के 1 मोलिक्यूल से हाइड्रोजन का हाफ मोलिक्यूल और आयोडीन का हाफ मोलिक्यूल बन रहा है, फिर ये गलत हो गया। बैलेंसिंग सही है लेकिन मोलकुलिटी निकालने के लिए ये बैलेंसिंग नहीं चलेगा। क्यों भाई, हाइड्रोजन का हाफ मोलिक्यूल और आयोडीन का हाफ मोलिक्यूल थोड़ी बन सकता है। मोलिक्यूल्स की संख्या जब भी होगी तो फ्रैक्शन में, मोलिक्यूल्स नहीं, किसी भी स्पेसीज का नंबर या संख्या ऑलवेज होल नंबर में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो ये मोलकुलिटी निकालने के लिए जो बैलेंसिंग किया हुआ है वो सही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा डिफिनीशन पर ध्यान में रखना है, रिएक्ट करने वाले स्पेसीज का मिनिमम नंबर होना चाहिए। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोलिक्यूल से एक और एक बना, तो 4 से कितना बनेगा, तो 4 से 2 और 2 बनेगा। फिर 6 से कितना बनेगा, तो 3 और 3 बनेगा। 8 से कितना बनेगा, तो 4 और 4 बनेगा। भाई मिनिमम मोलिक्यूल्स कितने हैं, 2 हैं। तो इसलिए अभी पहले मैंने बोला था, अगर किसी एलिमेंट्री रिएक्शन का मोलकुलिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस इस तरीके से करेंगे कि प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रत्येक प्रोडक्ट का कोफिशिएंट मिनिमम होल नंबर में होना चाहिए। तो नोट में इस कर इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। टू फाइंड the molecularity of an elementary reaction balance the reaction such that coefficient of each reactant and product should be minimum whole number।
अब एक एग्जाम्पल हम लोग उठा लेते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन आयोडाइड हाफ हाइड्रोजन प्लस हाफ आयोडीन। बैलेंसिंग बिल्कुल सही है, लेकिन मोलकुलिटी इसका 1 के बराबर नहीं। 2 हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, 4 हाइड्रोजन आयोडाइड 2 हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। तो मोलकुलिटी निकालने के लिए ये बैलेंसिंग हम लोग लेंगे, जिसमें प्रत्येक रिएक्टेंट और कोफिशिएंट का प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट एक मिनिमम होल नंबर में है। तो ये रिएक्शन चाहे जैसे भी बैलेंस कर लें, इस रिएक्शन की मोलकुलिटी कितने के बराबर है? तो 2 के बराबर। मोलकुलिटी इस रिएक्शन की 2 के बराबर। तो उम्मीद करते हैं कि मोलकुलिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं शॉर्ट में इसको रिपीट करता हूँ। किसी भी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करने वाले स्पेसीज का जो मिनिमम नंबर है उसी को मोलकुलिटी कहते हैं। इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उस केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से बैलेंस करेंगे कि प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रत्येक प्रोडक्ट का कोफिशिएंट मिनिमम होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी हम लोग आते हैं, एलिमेंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट, ये जो एलिमेंट्री डिफाइन किया गया है ये जो मोलकुलिटी डिफाइन किया गया है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन किया गया है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं डिफाइन किया गया है। दूसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं, प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रत्येक प्रोडक्ट का कोफिशिएंट मिनिमम होल नंबर में होना चाहिए। भाई ये जो नंबर है वो होल नंबर में होना चाहिए, तो इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का मोलकुलिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो जब भी होगा तो ये होल नंबर में ही होगा। तो मोलकुलिटी जब भी मिलेगा या तो 1 या तो 2 या तो 3, कभी भी फ्रैक्शन में 1.5 या 0 नहीं हो सकता है। 0 क्यों नहीं हो सकता है? तो भाई कोफिशिएंट 0 हो ही नहीं सकता है। तो मोलकुलिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर, इट कैनॉट बी 0 और फ्रैक्शन। थर्ड पॉइंट, ठीक है ना, अगर हम लोग इस रिएक्शन की बात करें, ठीक है ना, इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर ऐसे बैलेंस तो इस तरीके से कर दिया गया है, लेकिन मोलकुलिटी 3 से ज़्यादा बहुत ही रेयर केसेस में मिलेगा, ठीक है ना। जैसे इस एग्जाम्पल को हम लोग ले 2NO प्लस O2 2NO2। इस रिएक्शन पर अगर हम लोग ध्यान दें तो नाइट्रिक ऑक्साइड का 2 मोलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मोलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर कर NO2 का 2 मोलिक्यूल बना रहा है। भाई नाइट्रिक ऑक्साइड का 2 मोलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मोलिक्यूल कब रिएक्ट करेंगे? जब ये आपस में कोलाइड करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड का 2 मोलिक्यूल आया, 1 मोलिक्यूल ऑक्सीजन का आया, तो ये 3 मोलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करेंगे तब प्रोडक्ट का क्या हो सकता है? फॉर्मेशन हो सकता है। तो मोलकुलिटी 4 होने के लिए 4 मोलिक्यूल को साइमल्टेनियसली कोलाइड करना पड़ेगा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली 3 से ज़्यादा मोलिक्यूल कोलाइड करें, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो होती है। और अगर कोलाइड कर भी जाएं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो ही जाएगा। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, मोलकुलिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व। तो मोलकुलिटी का सिर्फ 3 आंसर, या तो मोलकुलिटी 1 होगा, या तो मोलकुलिटी 2 होगा, या तो मोलकुलिटी 3 होगा। तो हम लोग आते हैं मोलकुलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलिकुलरिटी। It is defined only for elementary reaction.
it is defined only for elementary reaction. In case of complex reaction, it has no सिग्निफिकेंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मोलकुलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। मोलकुलरिटी is always a whole number. It cannot be zero, fractional or negative. Third, molecularity greater than 3 is not observed. Molecularity greater than 3 is not observed. Because probability of colliding more than 3 molecules simultaneously is rare. तो ये था मोलकुलरिटी के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मोलकुलरिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ऑर्डर और मोलकुलरिटी के बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस समझने से पहले थोड़ा ऑर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग रिकॉल करें। ऑर्डर याद है किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं? एलिमेंट्री के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए या दोनों के लिए? तो ऑर्डर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं। मैं पॉइंट्स को याद दिलवाता हूं। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड कोएफिशिएंट इज सेम, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में ऑर्डर और कोएफिशिएंट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ? तो ऑर्डर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए डिफाइन किया गया है, जबकि मोलकुलरिटी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन किया गया है। सेकेंड डिफरेंस पर हम लोग आते हैं। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, जबकि मोलकुलरिटी क्या बताया गया? तो इट इज ए ऑलवेज ए होल नंबर, ये हमेशा एक होल नंबर में है। थर्ड, तो किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन, कोई गिवन रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करने पर चेंज भी हो सकता है, लेकिन मोलकुलरिटी किसी गिवन रिएक्शन का हमेशा फिक्स है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि ये जो 3 एग्जाम्पल हम लोग के सामने थे, उस 3 एग्जाम्पल में कोएफिशिएंट को चेंज कर दे, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज कर दे, लेकिन मोलकुलरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग इन के डिफरेंस पर आते हैं, उनको समरी में लेते हैं।
difference between molecularity and order of reaction. Order. Molecularity. पहला डिफरेंस, it is defined for both elementary and complex reaction. It is defined only for an elementary reaction. Second difference, it can be zero, fractional or negative. It is always a whole number. It is always a whole number. थर्ड डिफरेंस पर हम लोग आते हैं। थर्ड, for a given reaction, it may change with the change of experimental condition. और एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कौन कौन से हैं? तो प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिए थे जब ऑर्डर हम लोग पढ़ रहे थे, तब वहाँ पर साइक्लोप्रोपेन का एग्जाम्पल लिया गया था। फॉर ए गिवन रिएक्शन इट इज फिक्स्ड। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बारे में। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच पर। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने लगेंगे तो हर रिएक्शन का ऑर्डर चेंज होगा। कभी हम लोग को क्वेश्चन में रिएक्शन 0 ऑर्डर का दिया हुआ रहेगा, कभी क्वेश्चन में रिएक्शन हम लोग का 2nd ऑर्डर का दिया हुआ रहेगा, कभी क्वेश्चन में रिएक्शन 1st ऑर्डर का दिया हुआ रहेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को करते समय हम लोग का पहला स्टेप यही होगा कि उस रिएक्शन के ऑर्डर को पता करें। क्यों? तो हर ऑर्डर के लिए रिलेशनशिप या जो भी फॉर्मूला डिराइव होगा वो सब डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोग का सबसे पहला स्टेप ही यही है कि जो भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस मिले हैं, सबसे पहले उसका ऑर्डर पता करें। तो हम लोग ऑर्डर कैसे पता करेंगे? तो ऑर्डर पता करने के तो कई मेथड होते हैं, लेकिन उन सारे मेथड्स को हम लोग एक साथ में एक ही बार में नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उन मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनको हम लोग स्टार्ट में पढ़ सकते हैं। तो हम लोग ऑर्डर पता करने के एक मेथड पर आ रहे हैं, रेट कांस्टेंट के यूनिट से। रेट कांस्टेंट हम लोग का के यूनिट को देखकर किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को हम लोग पता कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं के का रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने के लिए।
हाँ, अगर किसी रिएक्शन का के का यूनिट पता है तो उस रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग का पता चल जाएगा। तो हमें पता नहीं है कि रिएक्शन किस ऑर्डर का है, तो एक जनरल रिएक्शन लिखा गया है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। एक सिंपल एग्जांपल लिया गया है, रिएक्टेंट है ए से प्रोडक्ट बन रहा है बी, ये रिएक्शन nth ऑर्डर का मान लिया गया। अब ऑर्डर चूंकि इस रिएक्शन का nth ऑर्डर का मान लिया गया है तो इसका रेट ला R इक्वल टू के ए की पावर n, ठीक है ना भाई। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर n है तो ए का पावर हम लोगों ने कितना दे दिया, n दे दिया, ठीक है ना। तो के बराबर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R अपॉन ए की पावर n। अब यहाँ पर रेट का यूनिट बताया है तो रेट का डिफिनीशन याद करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पर जो रेट लिया गया है वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, तो ये जो रेट का यूनिट आएगा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम लोग लिखें तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डी अपॉन डी, तो ये डी का यूनिट क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, डी का यूनिट क्या आ जाएगा, तो टाइम का यूनिट। तो रेट का जो यहाँ पर यूनिट है मोलर पर यूनिट टाइम, तो टाइम का यूनिट हम लोग यहाँ पर सेकंड ले लें तो मोलर सेकंड इनवर्स, मोलर सेकंड इनवर्स। और ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर n है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, तो ये मोलर की पावर n। अब इसको सोल्व करें तो हम लोग का k का जो यूनिट आएगा, k का यूनिट क्या आ जाएगा हम लोग का, तो मोलर को ऊपर कर दें, मोलर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। इसको और सिंपल करें तो मोलर, उसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। और सिंपल करें तो ये हम लोग का यूनिट क्या आ जाएगा, तो मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये याद रखना है हम लोग का nth ऑर्डर रिएक्शन का k का ये हम लोग का क्या हो गया, यूनिट हो गया, k का यूनिट हो गया। अगर यहीं पर क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये रेट एक्टिव मास पार्सल प्रेशर के टर्म्स में होता, पार्सल प्रेशर ऑफ a की पावर n, ठीक है ना, तब यहाँ पर हम लोग का k का यूनिट क्या होता, तो यहाँ पर जो रेट लिखते r, ठीक है ना, वो फिर मोलर के टर्म्स में ना लिखकर किस में लिखते, प्रेशर में लिखते। और यहाँ पर भी हम लोग का ए का पार्सल प्रेशर आता तो ये प्रेशर की पावर n हो जाता। मतलब अगर प्रेशर के टर्म्स में के का यूनिट लिखा जाए तो यहाँ से मोलरिटी को हटाकर कोई प्रेशर का यूनिट रखना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं, प्रेशर का एग्जाम्पल लेकर चल रहा है एटीएम, तो एटीएम की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो हम लोग का nth ऑर्डर का इन जनरल यूनिट हो गया। अब इसी को अप्लाई करते हैं कि सर ये यूनिट को देखकर ऑर्डर कैसे पता चलेगा, तो जीरो ऑर्डर एक एक कर हम लोग अप्लाई करें। यहाँ चेंज कर लेते हैं, यहाँ था ए का कॉन्सेंट्रेशन पावर n। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के का यूनिट कितना होगा निकालते हैं। तो अगर हम लोग बात करें जीरो ऑर्डर, ठीक है ना, तो ऑर्डर जीरो, तो यहाँ पर n बराबर कितना पुट कर देंगे हम लोग, जीरो पुट कर देंगे। तो n बराबर जैसे ही जीरो पुट कर देंगे तो हम लोग का k का यूनिट क्या आ जाएगा, तो मोल लीटर की पावर 1, मोल की पावर 1, और ये सेकेंड इनवर्स। हम लोग आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए k का यूनिट क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n बराबर कितना पुट करना है हम लोग को, 1। तो n बराबर जैसे ही 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या आ जाएगा हम लोग का, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो n बराबर यहाँ पर 2 पुट कर दें तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -1। तो ये हम लोग का मोल की पावर -1, और यहाँ n बराबर 2 पुट कर दे तो 2 माइनस 1 कितना आएगा हम लोग का, 1। तो ये लीटर की पावर कितना आ गया हम लोग का, 1, और ये सेकेंड इनवर्स।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सबके लिए रेट कांस्टेंट के का यूनिट क्या है, डिफरेंट है। तो ये यूनिट को देखकर ऑर्डर कैसे पता चलेगा, तो ये हम लोग का था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एन बराबर यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये कितना आएगा हम लोग का, -1 आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को लीटर के यूनिट पर ध्यान देना है, लीटर का यूनिट, लीटर का पावर कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लीटर का पावर है -1, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो -1 + 1 कितना, 0। ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का। वैसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लीटर की पावर है 0, लीटर की पावर 0, तो यहाँ पर पावर है 0, 0 में 1 ऐड कर देना है, ठीक है ना। 1 ऐड कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा हम लोग का, फर्स्ट ऑर्डर। और यहाँ लीटर की पावर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो लीटर की पावर 1 दी, उसमें 1 ऐड कर देना है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। मतलब रेट कांस्टेंट के यूनिट को देखकर ऑर्डर कैसे पता कर सकते हैं, तो लीटर का पावर जितना भी दिया हुआ है उसमें 1 ऐड कर दे, वही ऑर्डर का आंसर होगा। -1 प्लस उसमें 1 ऐड कर दे तो कितना, 0, जीरो ऑर्डर। लीटर का पावर 0, 0 में 1 ऐड करें कितना आएगा हम लोग का, फर्स्ट ऑर्डर। लीटर का पावर 1, उसमें 1 ऐड कर दे कितना आ जाएगा हम लोग का, सेकंड ऑर्डर। यही नहीं, इन जनरल चलें तो यहाँ लीटर की पावर है n-1, इसमें 1 ऐड कर दें तो n-1 + 1 इक्वल टू कितना, n। तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर का था हम लोग का, nth ऑर्डर का था। हम लोग आगे आते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्डर के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स पर आएंगे।